हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया एंड देयर कंट्रीज। नाउ वी विल डिस्कस द all the aspects, all the objects of SARC and all the criteria of SARC. Now we will discuss the introduction of SARC. It was established on 8 December 1985. ये जो SARC है ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो एक रीजन के जो कि एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के होते हैं कंट्रीज, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो होता है वो तमाम तर जो कंट्रीज हैं जो पूरी दुनिया के, वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो सार्क है ये एक इंटरनेशनल नहीं बल्कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें साउथ एशिया रीजन जो है उसके जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको मिलके बनाया और ये 8 दिसंबर 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, श्रीलंका। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका ऑफिस है सार्क का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो श्रीलंका में है। ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 17 जनवरी 1987। इसका जो ऑफिस है, जो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया काठमांडू में, वो 17 जनवरी 1987 को बनाया गया। ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसके 8 मेंबर्स हैं जो साउथ एशिया से रिलेटेड हैं, साउथ एशिया के कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान जॉइंड इट इन 2007। जो अफगानिस्तान है उसने 2007 में इसको ज्वाइन किया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द 52 आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन चार्टर को फॉलो करती है और उसका जो 52 आर्टिकल है उसके तहत ये इस्टेब्लिश हुई, उसी के रूल्स को जो है ये फॉलो करती है। इट्स फाउंडर इज एक्स प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश। ये जो ज़ियाउर रहमान साहब थे ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैं, ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ही जो सार्क है इसको बनाने का एक जो मशवरा दिया, एक नजरिया पेश किया और यही इसके फाउंडर हैं। पाकिस्तान जॉइंड इट इन 1985। जो पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, उसने इस सार्क जो है उसको 1985 में ज्वाइन किया और इसका मेंबर बन गया। इट्स जनरल सेक्रेटरी इज इसाला रोवान वीराकोन फ्रॉम श्रीलंका। चूंकि इसका जो अपना हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका में है, तो वहीं से जो इसका जनरल सेक्रेटरी है वो सिलेक्ट किया गया, जिसका नाम इसाला रोवान वीराकोन है। श्रीलंका जो है ये एक हिंदू मुल्क है, ये एक हिंदू कंट्री है। तो वहां का जो अपना प्रेसिडेंट जो बनाया गया, जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, वो श्रीलंका से ही बनाया गया, जिसका नाम इसाला रोवान वीराकोन है। इसाला रोवान वाज सिलेक्टेड ऑन 1 मार्च 2020। ये जो इसाला रोवान है वो 2020 में 3 सालों के लिए 1 मार्च को इसका जनरल सेक्रेटरी जो है वो सिलेक्ट किया गया और ये 2000 जो है अपना 23 में 1 मार्च को इसका जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो है वो एक इसका जनरल सेक्रेटरी वो सिलेक्ट किया जाएगा। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क एंड द मेंबर्स ऑफ सार्क। नाउ द डिस्कस about the objectives of SARC. Work to promote passion of welfare of the peoples of South Asia. इसका जो नंबर 1 पे ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान एक ऐसा पैशन, एक ऐसा जज्बा पैदा कर देना कि वो एक दूसरे के जो अवाम हैं, जो लोग हैं, जो आपस में वो एक दूसरे के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करें और एक दूसरे के ख्वाह हों, एक दूसरे की अपना फलाह बहबूद के लिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। सार्क का जो एक दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए और उनको एक ऐसा जो है लेवल दिया जाए उनकी लाइफ का जहां पे वो अपने आप को जो है प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस फील करें। एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ साउथ एशिया।
जो नंबर 3 पे ऑब्जेक्टिव है सार्क का वो ये है कि जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनकी माइशत है, उसको इतना ज़्यादा तेज़ कर दिया जाए, इतना डेवलप कर दिया जाए कि वो दुनिया के जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सामने वो स्टैंड हो सके। गिव अपॉर्चुनिटीज अ पीपल टू लिव विद डिग्निटी। नंबर 4 पे जो इसका ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो साउथ एशिया के तमाम तर जो कंट्रीज हैं उनके लोगों को मौके दिए जाएं कि वो अपनी लाइफ को जो है वो इज्जत और वकार के साथ गुजारने के काबिल हो जाएं। प्रमोट सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। नंबर 5 पे जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनको आपस में इस तरह गुलाम मिला दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएं, वो एक दूसरे के जो हैं वो एक दूसरे के साथी बन जाएं, एक दूसरे के ऊपर वो इन्हिसार करें और एक दूसरे के जो हैं वो दोस्त बन जाएं। नाउ द डिस्कशन अबाउट द मेंबर्स। देयर आर 8 मेंबर्स। इसके जो सार्क है इसके 8 मेंबर्स हैं और मैं यहाँ पे आपको एक जो है ट्रिक बताता चलूँ कि जो साउथ एशिया है उसके जो तमाम तर कंट्रीज हैं वहाँ पे MBBS जो करना है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको एक नुस्खा और एक ट्रिक दे दिया है कि जैसा कि MBBS यहाँ पे बड़ा ही टफ है, बड़ा ही मुश्किल है, तो MBBS और पेन यानी कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दर्द वाला होता है, बंदे को बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका जो है एब्रीविएशन डाल के एक ट्रिक आपको दिया है कि MBBS और पेन, इस जरिए से आप जो हैं इसके जो कंट्रीज को वो आप इजीली समझ सकेंगे और आप जो इसको याद रख सकेंगे। तो MBBS का जो M है वहाँ से जो हम अगज़ करेंगे कि M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो ये एक ट्रिक था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। आप लोग इस ट्रिक के जरिए जो सार्क है जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो 8 मेंबर्स हैं उनको इजीली आप याद कर सकेंगे। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द रूल्स ऑफ सार्क एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ सार्क। नाउ द डिस्कशन अबाउट रूल्स। कंप्लाई विद UN चार्टर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो सार्क है ये यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 52 के तहत ये बनाई गई और ये बिल्कुल जो है इसका जो कंप्लायंस होती है, जो इसकी तमाम तर जो फॉलो ये करती है वो सिर्फ और सिर्फ जो UN चार्टर है उसकी तमाम तर जो अहकामात हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ये फॉलो करती है और उनके जो अहकामात हैं उनको ये कंप्लाइज करती है उनकी। वर्क फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड बेनिफिट्स। इसका जो नंबर 2 पे रूल है वो ये है कि जो भी इसके तमाम तर जो मेंबर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं वो मिलकर काम करेंगे। किसके लिए? अपना बाहमी ताउन के लिए और बाहमी मफादात की गर्ज के लिए वो मिलकर काम करेंगे। सॉवरेन इक्वालिटी यानी कि जो इंडिपेंडेंस का एक राइट है, जो एक बेसिक राइट होता है कि जो तमाम तर कंट्रीज हैं वो खुद मुख्तार हैं, उनकी जो खुद मुख्तारी या उनकी सालमियत या उनकी जो सिक्योरिटी है या किसी भी जो बेसिक राइट्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है उनके ऊपर जो है कोई किसी किस्म का अटैक नहीं होगा, किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। जो नंबर 4 पे इसका जो रूल है सार्क का वो ये है कि तमाम तर जो इसके मेंबर्स हैं उनकी जो अंदरूनी मामलात हैं जिनको इंटरनल अफेयर्स कहा जाता है उनमें कोई दूसरे जो कंट्रीज हैं वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं करेगा। वो तमाम तर जो उसके अंदरूनी मामलात हैं, चाहे वो मसाइल हों, चाहे जैसा भी कोई सिलसिला हो, अगर वो मदद तलब करे तो तब ये जो है इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज उनके जो है मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे, कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। नंबर 5 पे है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि इलाकाई जो सालमियत है, जो इलाकाई खुद मुख्तारी है, यानी कि जो कंट्री जहाँ पे उसकी अपना जो इलाका उसकी ताकत में, उसकी खुद मुख्तारी में, उसकी सल्तनत में आता है, उसके जो कब्जे में आता है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं की जाएगी, उसके अंदरूनी मामलात में अपना जो है वो मदाखलत नहीं की जाएगी। लेकिन इस जो क्लॉज है, ये जो एक पॉइंट है इसके ऊपर जो सार्क है वो पूरा उतरते हुए नहीं देखी जाती।
क्योंकि तमाम तर इश्यूज ही टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर आ रहे हैं। आप देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला है वो तमाम तर जो दुनिया है वो जानती है कि ये इतना बड़ा गंभीर मसला है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क जो हैं वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के बावजूद एक दूसरे के साथ अपना ताउन नहीं करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दुश्मन है। और दरीना दुश्मनी किस वजह से, मसला है आज़ाद कश्मीर के ऊपर। ना इसको इंडिया हल करना चाहता है और ना पाकिस्तान अपने इस इलाका को जो है वो छोड़ना चाहती है। तो दोनों जो कंट्रीज हैं उन्होंने इस जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, इसके जो रूल है सार्क का, उसको अपना कोई एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि जो है इसकी वायलेशन की है। नाउ द अदर क्लॉज इज इंस्टीट्यूशनल सेटअप, यानी कि जो सार्क है इसके जो अपना ये इदारा है उसकी क्या सेटअप है। द समिट, यानी कि ये समिट अकर की जाती है, तमाम तर जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है और जो भी कोई रूल्स रेगुलेशंस या किसी भी मसले पे फोकस करना हो, कोई तरजीहात हों, कोई तौजीहात हों, कोई वजाहतें हों, वो पेश की जाती हैं और एक समिट का जो एक सिलसिला शुरू किया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इसकी जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जिसमें तमाम तर जो 8 मेंबर्स हैं, इसके जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स जो भी होते हैं उनके ऊपर बातचीत की जाती है। अगर कोई मसला हो, कोई तरक्की के मुतालिक, कोई मईशत के मुतालिक, किसी भी सिलसिले में अगर कोई अपना मामला दरपेश हो तो एक समिट के जरिए ये तमाम तर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं 8 मेंबर्स के, वो इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे इकट्ठे होकर उस मसला के ऊपर, उस जो मामला होता है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। द स्टैंडिंग कमेटी, यही जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं यही वहाँ पे इकट्ठे होते हैं समिट में, वही जो इनकी काउंसिल बनी होती है वो तमाम तर जो मेंबर्स हैं वहाँ पे इकट्ठे होकर किसी इशू के ऊपर बातचीत करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो लाहे अमल तैयार करते हैं और एक नया जो रूल या रेगुलेशन जो है वो जारी करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप है सार्क का कि इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक समिट होती है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और नंबर 3 पे स्टैंडिंग कमेटी। In this slide, we will cover the challenges to SAARC and also discuss about the PAK and SAARC, Pakistan and SAARC relationships, और जो पाकिस्तान है उसके जो अपना वर्क्स हैं SAARC के लिए, जो इसकी अहमियत है पाकिस्तान की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो now we will discuss the challenges to SAARC। SAARC को कौन से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। क्रीपिंग डेवलपमेंट, इसकी जो तमाम तर कंट्रीज़ हैं वो पसमानदा ममालिक हैं, तरक्की की जो उनका रेशो है वो पूरे ग्लोबल लेवल से वो बहुत ज़्यादा कम है। ये एक गरीब ममालिक जो पर मुबनी ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल स्लोली है, बिल्कुल जो है वो अगर दुनिया की जो एक रेशो देखी जाए तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा कम है। अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस, इस जो तंजीम के जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो ट्रेड बैलेंस है, उनका जो ट्रेड का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, इनका कोई अच्छा निज़ाम नहीं है, आपस में ट्रेड का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर हम जो कंपैरिजन करें जो बाकी तंजीमें हैं रीजनल या इंटरनेशनल उनके लिहाज से। पॉवर्टी जो है सार्क की जो कंट्रीज़ 8 मेंबर्स हैं उनमें पॉवर्टी की जो रेशो है वो तमाम तर जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या पूरी दुनिया के लिहाज से वो रेशो बहुत ज़्यादा जो पॉवर्टी लाइन है, कुछ कंट्रीज जो हैं वो उसके नीचे तक जो है सफरिंग कर रहे हैं। तो पॉवर्टी की रेशो जो है सार्क की बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, वही एक जो पॉवर्टी अगर होगी तो उसकी जो मेन जो बेसिक वो अपना वजह होगी वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बेसिक वजह ही पॉवर्टी है कि वहाँ पे गुर्बत का जो है राज है और जो तमाम तर लोग हैं वो पॉवर्टी की लाइन से नीचे भी अपना सफरिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं। वाटर डिस्प्यूट्स, जो तमाम तर कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जिनके दरमियान वाटर डिस्प्यूट भी है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वाटर डिस्प्यूट है वो हाई लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है। 1960 में एक जो है सिंतास मायदा हुआ था जिसके तहत कुछ जो पानी थे, एटलीस्ट जो 3 रिवर्स थे वो पाकिस्तान को दिए जाने थे। उसका पानी डायरेक्टली जो है पाकिस्तान जिस लिहाज से भी कंजप्ट करे उसका कोई इशू नहीं था, लेकिन जो है इंडिया उसके ऊपर गासिब बन के बैठा हुआ है और जो पाकिस्तान है उसके तमाम तर पानी जो है उनको उसने रोक के उसके ऊपर एटलीस्ट जो है 400 या इससे भी ज़्यादा जो हैं वो उसने डैम छोटे छोटे बना दिए हैं ताकि जो पानी है पाकिस्तान का वो रोक दिया जाए और जो पाकिस्तान है उसको खुश्क साली का जो है सामना करना पड़े। तो ये सार्क का जो एक वाटर डिस्प्यूट का मामला है उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी।
आगे चलते हैं। एक्सट्रीमिज्म, जहाँ पे पॉवर्टी होगी वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म तो बहुत ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो है वो गम और गुस्सा होगा, जिसकी बिना पर वो जो भी कोई काम करेंगे वो बहुत ज़्यादा जज्बातियत के तहत नाम, उसमें उनको जो है वो कभी नाम महसूस होगा कि इसमें नफ़ा है या नुकसान है। तो टेररिज्म, तो जो गरीब ममालिक होते हैं वहाँ पे टेररिज्म भी होती है, यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है। कोई भी दूसरा मुल्क जो है या कोई ऐसी जो अदर अपना तंजीमें होती हैं वो उन लोगों को पैसे का लालच देकर उसी मुल्क में जो है अपना टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी का जो है वो सिलसिला शुरू कर देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने बड़ा ही अरसा तक जो है टेररिज्म का सामना किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान ने टेररिज्म को जड़ से उखाड़ बाहर फेंका और जो है नाउ पाकिस्तान वो जो है बहुत ज़्यादा पीस और खुशहाली के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसका जो एक लेवल है, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो एक कोशिश की उसको सराहा है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको एजाज़ात से नवाजा गया है। इलिटरेसी, तो साफ ज़ाहिर है कि जिन ममालिक में गुर्बत होगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि वो ऐसे सोर्स तलाश करेंगे जहाँ से उनको पैसा आएगा, तो इलिटरेसी की रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो सार्क है इसके जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें मोस्टली बढ़ के जो 80, 60, 70 राउंड अबाउट जो परसेंटेज है वो इलिटरेसी की है। कम ही लोग ख्वांदा हैं। लीडरशिप वैक्यूम, सबसे ज़्यादा जो इसको मसला है सार्क के नाकाम होने का वो ये है कि जिनको लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जो इंटरनल अफेयर जो होते हैं वो लेकर तमाम तर जो कंट्रीज़ के मेंबर लीडर हैं वो सबमिट अगर हो तो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। उनको अपने ही मफादात की ज़हन में होती है, सोच होती है और वो अपने ही मफादात लेकर चलते हैं। उन्होंने कभी वाइडली सोचा ही नहीं। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अगर देखें तो अगर किसी एक फोरम पे इकट्ठे हों भी तो उनको जो अपने ज़ाती मफादात नज़र आते हैं और वो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है। अगर उनको एक दूसरे के लिए काम करना भी पड़ जाए तो वो जो है अपना सोचेगा कि हम क्यों उस दुश्मन के लिए क्यों काम करें जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा म्यूचुअल कोऑपरेशन की कोशिश की, लेकिन जो इंडिया है वो एक गासिब बन के, और उसके अंदर एक ये है कि मैं पावरफुल कंट्री हूँ और ये तमाम तर जो इलाका जात हैं, जो तमाम ज़मीनें हैं ये मेरी हैं और मेरी ही हुक्मरानी हो। लेकिन पाकिस्तान एक डिटरेंट के तौर पर इंडिया के सामने खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सार्क को जो नंबर लास्ट पे एक जो सबसे ज़्यादा एक जो मसला दरपेश वो ये है कि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का शिकार हुआ है, यानी कि माहौलियाती आलूदगी का बहुत ज़्यादा सामना है, जिसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं। मौसम जो है वो फेवरेबल नहीं होता है, तो ये एक माहौलियाती आलूदगी का सामना कर रहा है जिसके लिए कोई भी अमल तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी लीडरशिप जो है उसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम पाया जाता है। लीडरशिप बहुत ज़्यादा अपना ज़ाती मफादात की जो हामिल है। नाउ वी विल डिस्कस द पाक एंड सार्क रिलेशनशिप और पाकिस्तान की अहमियत सार्क के लिए और पाकिस्तान के वर्क्स। नंबर 1 पे पाक इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सार्क। जो पाकिस्तान सार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक बहुत बड़ा अपना एक्टिव मेंबर है। ये एक फाल किरदार अदा करता है और बहुत ही ये एक मजबूत तरीन मुल्क है सार्क के जो कंट्रीज उनमें से। इट प्रोवाइडेड सस्टेनेबल फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सार्क। पाकिस्तान ने सार्क को एक बड़ा ही तसल्ली बख्श और पायदार एक फ्रेमवर्क दिया जिसके तहत जो है पूरी सार्क के जो कंट्रीज हैं वो तरक्की की तरफ जो है वो गामजन हो सकते हैं। फ्रेमवर्क टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड पीस। पाकिस्तान ने हर फोरम पे हर किसी मुल्क के साथ पीस और जो है अपना म्यूचुअल कोऑपरेशन के जो मुआहदे करने की कोशिश की, अमन मुआहदे करने की कोशिश की, बामी तामन की कोशिश की, लेकिन जो है पाकिस्तान को हमेशा हर फोरम के ऊपर बहुत से जो कंट्रीज हैं उन्होंने धोखा दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने अपनी रवश ना छोड़ी और अभी तक भी वो ख्वाह हैं कि जो कंट्रीज इसके साथ नाराज़ हैं या दुश्मनी रखते हैं वो इसके दोस्त बन जाएं और अमन व अमान पैदा हो पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान के जो अवामिल हैं, जो किरदार हैं, जो अफ़ाल हैं, उनको पूरी दुनिया पे सराहा गया है कि ये पाकिस्तान जो है ये अपना म्यूचुअल कोऑपरेशन और पीस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को किसी किस्म की इस मामले में कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों तक बाय नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपकी जो राय है वो मैं अडॉप्ट करके नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।